Students, welcome to Nadia Khan Online Academy ENG 525 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के फर्स्ट असाइनमेंट को डिस्कस करने वाले हैं हम। इसमें जो है वो मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगी कि आपको किस तरह से जो है वो ये असाइनमेंट अटेम्प्ट करनी है। एंड सेकेंडली ये कि आपके साथ कुछ टॉपिक भी शेयर किए जाएंगे। अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 1 है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, ये आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है। इसमें आपको क्या करना होता है, ये बेसिकली रिसर्च है। ठीक है, ये जो ENG 525 है प्रोजेक्ट, इसके दो पार्ट हैं। एक जो है 5 to 5 है और दूसरा जो है वो 5 to 6 है। मतलब अगर आप 5 to 5 प्रोजेक्ट को क्लियर करते हैं देन ही आपको वर्क अलाउ किया जाता है 5 to 6 पे, जो कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर आप फेल हो जाते हैं ENG 5 to 5 प्रोजेक्ट में, देन आपको पहले इसको क्लियर करना होगा, फिर आप जो है वो इसमें जो है वो आपको कोर्स सिलेक्शन में ये सब्जेक्ट शो होगा। ठीक है। सेकेंडली जो है ये मैं आपको बता दूं, ये आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, स्टडीड सब्जेक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। इसमें आप के जो मार्क्स हैं वो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अच्छा वर्क करते हैं, कितना अच्छा वर्क करते हैं, सुपरवाइज़र की गाइडलाइंस को कितना फॉलो करते हैं। ठीक है। अगर आपके मार्क्स पहली असाइनमेंट में कम भी लगे हों तो नेक्स्ट अगर आप उसको इम्प्रूव करते हैं तो वो मार्क्स जो हैं वो मोस्टली सुपरवाइज़र जो हैं इस प्रोजेक्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है। और इसका एक और अहम बात ये है कि आपने आप इसने इसकी कोई और इसकी कोई भी असाइनमेंट जो है वो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है। और लास्ट टाइम तो ये था कि इसमें जो है वो इसकी मतलब फर्स्ट असाइनमेंट में सिर्फ 2 चैप्टर होते थे। इस दफ़ा जो है उन्होंने कंप्लीट प्रोजेक्ट ही आपको असाइनमेंट नंबर 1 में दे दिया है। ठीक है। और मतलब फर्स्ट ड्राफ्ट है आपका, इस तरह से आपको 3 चांसेस मिलेंगे। ठीक है। 3 चांसेस में जो है आपने इसको इम्प्रूव करना होगा और इसको क्लियर करना होगा। बाकी लास्ट पे जो स्टूडेंट्स का वाइवा था वो नहीं हुआ था। इस दफ़ा मुझे नहीं पता कि वाइवा होगा या नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टाइम स्टूडेंट्स का ENG 5 to 5 स्टूडेंट्स का वाइवा नहीं हुआ था, उनका अब ENG 5 to 6 में होना है। ठीक है। तो वो इस दफ़ा उन्होंने चेंज किया, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा है कि उन्होंने असाइनमेंट नंबर 1 में ही कंप्लीट प्रोजेक्ट भेज दिया है, यानी कि फ़र्स्ट कंप्लीट ड्राफ्ट इसमें आपने सबमिट करवाना है। इसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी क्विज़ नहीं होगा, कोई भी GDB नहीं होगा। ओनली ओनली असाइनमेंट बेस पे ये आपका प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ इसी नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूफोन वाला नंबर जो है वो मेरा एक्टिव नहीं है, इस नंबर पे आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम अब जो है वो असाइनमेंट नंबर 1 देख लेते हैं और कुछ आपके साथ जो है वो टॉपिक्स भी शेयर किए जाएंगे। अच्छा, एक और बात जो है प्लेजरिज्म से आई मुझे, कि अगर आप इसमें ChatGPT को यूज़ करेंगे, ChatGPT इसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। ChatGPT का यूज़ आप बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप ChatGPT की मदद से अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे देन जो है आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे और आपको फेल भी कर दिया जाएगा। यू विल बी कंसिडर्ड फेल। ठीक है। इसमें प्लेजरिज्म की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। AI को आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, कॉपी पेस्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते। इसमें आपने अपना टॉपिक सिलेक्शन करना है। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ सुपरवाइज़र जो हैं वो स्टूडेंट्स को टॉपिक असाइन कर देते हैं, कुछ सुपरवाइज़र नहीं करते, वो स्टूडेंट की चॉइस पे जो है वो छोड़ देते हैं। तो कुछ टॉपिक आइडियाज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि आपको असाइनमेंट किस तरह से करनी है। 30 मार्क्स की असाइनमेंट है, आपने मार्क्स को बिल्कुल भी नहीं देखना। आपने अपना जो वर्क करना है प्रोजेक्ट का वो अच्छे तरीके से करना है ताकि आप इसको क्लियर कर सकें। और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने सुपरवाइज़र की सजेशंस को मस्ट जो है वो फॉलो करना है। और ChatGPT की मदद से अगर आप बनाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है इसमें।
अच्छा जी, तो सबसे पहले असाइनमेंट नंबर 1 में जो है वो आपने टॉपिक सिलेक्शन करनी है। अच्छा, एक और बात जो है इसमें ये है कि आपने एपीए फॉर्मेटिंग स्टाइल को फॉलो करना है। ठीक है। ये आपके एलएमएस पे भी गिवन होगा। एपीए में जो है आपने रेफरेंसेस एपीए के अकॉर्डिंग देने होते हैं। इसके अलावा जो फॉर्मेटिंग है, डबल स्पेसिंग 2.0 हो, टाइम्स न्यू रोमन हो, सब हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग का साइज़ जो है वो 14 होना चाहिए, सब हेडिंग का जो है वो 12 होना चाहिए। ठीक है। और इस तरह से डबल स्पेसिंग जो है वो 2.0 होनी चाहिए। लाइन लेफ़्ट जो है वो अलाइनमेंट आपने देखनी है। और इसके अलावा जो है जो रेफरेंसेस हैं, साइटेशन देनी है आपने, वो एपीए के अकॉर्डिंग देनी है। इसके अलावा जी इसमें जो वर्ड लिमिट है फर्स्ट ड्राफ्ट की वो 1500 से 2000 वर्ड्स के दरमियान होनी चाहिए। ठीक है। मतलब कि जो आपका आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट बनानी है उसके मैक्सिमम जो वर्ड्स होने चाहिए 2000 वर्ड्स होने चाहिए। 2000 वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए आपका फर्स्ट ड्राफ्ट, आपका प्रोजेक्ट। अब इसमें फर्स्ट ड्राफ्ट में जो है वो आपका रिसर्च टॉपिक जो है इंक्लूड है। रिसर्च टॉपिक की सिलेक्शन करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टडी आप लिखेंगे, जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया होगा। लिटरेचर रिव्यू आप राइट करेंगे, मेथडोलॉजी राइट करेंगे। ठीक है। अब जो है इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जो भी आपका टॉपिक है, उसमें वेरिएबल्स का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। अगर उस पर ऑलरेडी रिसर्च हुई है उसके बारे में थोड़ा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में जो है सेक्शन रिसर्च पेपर ऑफ प्रपोजल दैट प्रोवाइड्स कॉन्टेक्स्ट फॉर रिसर्च टॉपिक के हवाले से थोड़ा सा आप लिख सकते हैं। ब्रॉडर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आउटलाइन की इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि बैकग्राउंड ऑफ स्टडीज़ में आपने आपने जो प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है, उसके आप इश्यूज, उसकी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक आप लिखेंगे कि व्हाट हैज़ ऑलरेडी बी डन इन द फील्ड। और इसमें आप साइटेशन भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में जो है एक आपने इसमें पैराग्राफ लिखना है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में। इसमें जो है आप बताएंगे रिसर्च का मकसद क्या है। अगर आपका वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं वो भी आप बताएंगे। वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्या है वो आप बताएंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी में आपने बताना है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है वो मेजरेबल होने चाहिए। ठीक है। और इसमें आपके ऑब्जेक्टिव आपने जो है ऐसे बनाने हैं एक्शन वर्ब को यूज़ करते हुए, एज लाइक टू आइडेंटिफाई, टू डिस्क्राइब, टू कंपेयर। इसमें आप 2 से 3 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, बट ये सुपरवाइज़र की चॉइस पे है कि वो आपको कितना अलाउ करते हैं। 1 या 2 मैक्सिमम आप बना सकते हैं। उसी के बेस पे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बेस पे जी हम रिसर्च क्वेश्चन जो है वो बनाते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव एक बनाया है तो आपके रिसर्च क्वेश्चन भी एक ही होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव्स 2 हैं तो आपके रिसर्च क्वेश्चन भी 2 होने चाहिए। ना सिर्फ क्वांटिटी सेम होनी चाहिए बल्कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव हैं उसी की बेस पे आपने रिसर्च क्वेश्चन डिज़ाइन करने हैं। मतलब इन दोनों में अलाइनमेंट का होना बहुत ज़रूरी है और इन दोनों का टॉपिक के साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी कि हमने किस किस तरह से वर्क करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी में आप लिखेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट है जो आप अपना टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं वो किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है। और ये आप 1 या 1.5 पैराग्राफ इसका ऐड करेंगे। डीलिमिटेशन आप बताएंगे कि इसकी डीलिमिटेशंस क्या हैं। अच्छा, लिटरेचर रिव्यू आपने लिखना है। लिटरेचर रिव्यू आपने किस तरह से लिखना है, आपने जाना है जी गूगल स्कॉलर पे। गूगल स्कॉलर पे जाएंगे आप। मैं आपको थोड़ा सा शो करवा देती हूँ कि लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए आप किस तरह से किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। ये गूगल स्कॉलर जो है मेरे पास ओपन हो रहा है। ठीक है। तो अगर हमारा जो भी टॉपिक है उस टॉपिक पे जो है हम रिसर्च करेंगे, वेरिएबल्स को रिसर्च करेंगे और देखेंगे कि इस पे कितनी जो है वो स्टडीज़ हो चुकी हैं। ठीक है। फिर उसको रीड करेंगे, उन आर्टिकल्स को डाउनलोड करके रीड करेंगे और फिर जो है वो अपनी वर्डिंग में लिखेंगे कि प्रीवियस रिसर्चर्स जो हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपने करना है। उसके बाद रिसर्च गैप है।
रिसर्च गैप में ये हो जाता है कि आपने गैप जो है वो डिफाइन करना है इन एग्जिस्टिंग रिसर्च दैट योर स्टडी एम्स टू एड्रेस। ठीक है, रिसर्च गैप से मुराद ये होता है कि आपने अगर डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड किया है, उसमें आपने देखना है जो आपकी रिसर्च है कि उसमें किन फैक्टर्स को, किन एलिमेंट्स को जो है वो डिस्क्राइब नहीं किया गया। ठीक है, जो पहले से काम नहीं हुआ आपने वो फाइंड करना है, रिसर्च गैप इस चीज़ का नाम है। अब आपने लिटरेचर रिव्यू किस तरह से लिखना है ये मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टॉपिक हैं कुछ, ये मैंने आपके साथ आइडिया के लिए जो है वो शेयर किए हैं। हमारा कोई भी टॉपिक जो है हम यहाँ से ले लेते हैं, जैसे जो है हमने टॉपिक लिया है द रिलेशनशिप बिटवीन मोबाइल फ़ोन यूजेज एंड इंग्लिश राइटिंग एरर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इजी स्टेप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना टॉपिक जो है वो कॉपी करें, जो भी आपका सिलेक्टेड टॉपिक है इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट करने के बाद ये देख सकते हैं कि जी आपके पास काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पे अपीयर हो गए हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है कि जो आपके वेरिएबल है, एक मोबाइल फ़ोन यूजेज है, दूसरा जो है वो इंग्लिश राइटिंग एरर्स है। तो आपने देखना है अगर इन दोनों वेरिएबल्स में से एक भी वेरिएबल के हवाले से आपको टॉपिक मिलता है तो आपने उसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो इसको जो है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। ये मेरे पास आईडीएम का इशू है, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इस ब्राउज़र में, तो इस वजह से ये डाउनलोड नहीं हो रहा। ये डाउनलोड हो जाएगा और ये यूनिवर्सिटी का ही आर्टिकल है। ठीक है, वीयू का ही आर्टिकल है। इस तरह से आपने अपने जो है वो वेरिएबल से रेलिवेंट आर्टिकल्स डाउनलोड कर लेने, उनको रीड करना है और फिर उसकी मदद से आप रिसर्च गैप जो है इसमें क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। रिसर्च गैप भी इसमें क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं और लिटरेचर के लिए जो है आप इनको रीड करेंगे, फिर देखेंगे प्रीवियस रिसर्चर्स क्या कहते हैं और फिर उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे। ठीक है, तो ये करना है आपने अपना लिटरेचर रिव्यू लिखने के लिए। उसके बाद ये आपकी मेथडोलॉजी आ जाती है जो कि बहुत अहम पार्ट है। ये आपको बताती है कि आपने अपना डाटा कलेक्शन किस तरह से करना है, डाटा एनालिसिस किस तरह से करना है, आपकी स्टडी की नेचर कौन सी होगी, कौन सी टाइप की जो है वो आपकी मेथडोलॉजी होगी। ठीक है, अब इसमें रिसर्च डिज़ाइन में आप लिखेंगे अगर तो आपकी जो स्टडी है वो क्वांटिटेटिव है तो वो डिस्क्रिप्टिव नेचर आ जाएगी, या अगर रिलेशनशिप फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो कोरिलेशनल स्टडी आ जाएगी। ठीक है, रिसर्च मेथड आप लिखेंगे, दो तरह का जो है वो मेथड होता है, एक क्वालिटेटिव होती है रिसर्च, एक क्वांटिटेटिव होती है। तो वो आपने अपने टॉपिक के लिहाज से लिखना है कि आपकी रिसर्च की टाइप कौन सी है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आप लिखेंगे, अपने वेरिएबल्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद जी आप अपनी पॉपुलेशन बताएंगे कि आपकी जो करंट स्टडी है, करंट जो रिसर्च है वो किस पे आप कर रहे हैं। सैम्पलिंग टेक्निक अगर आपने STS 630 सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें आप पढ़ के आए होंगे। दो तरह की जी है सैम्पलिंग टेक्निक होती हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है, दूसरी जी नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, आगे प्रोबेबिलिटी की और एग्ज़ाम आ जाती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी की और आ जाती हैं। प्रोबेबिलिटी में हमें अपनी पॉपुलेशन का पता होता है, यानी कि नॉन पॉपुलेशन होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो पॉपुलेशन होती है वो अननोन होती है। ठीक है, तो आप कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, कौन सी टाइप की आप सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, वो सारा आपको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट जो है आप सैम्पल साइज़ कितना लेंगे, सैम्पल साइज़ डैट इज़ द पार्ट ऑफ सब पॉपुलेशन। तो जैसे अगर आपकी मैं मिसाल देती हूँ कि अगर आप हंडियाँ बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आपने नमक मिर्च चेक करना है, आप उसका थोड़ा सा पार्ट लेके आप उसको चेक कर लेते हैं क्या है कि टेस्ट ठीक है या नहीं ठीक, ना कम है ज़्यादा, आप उसको कर लेते हैं। ठीक है, अब इसी तरह जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम जो है वो अपनी सारी पॉपुलेशन पे अपनी रिसर्च कंडक्ट करें, हम उनसे डाटा कलेक्ट करें। तो इसलिए जो है वो सैंपल साइज़ जो है वो रिसर्च में
इस चीज़ को शामिल किया गया है कि सैम्पल साइज़ में ये होता है कि हम पॉपुलेशन में से कुछ सब पार्ट जो है पॉपुलेशन का ले लेते हैं। एज़ लाइक अगर हमारी जो स्कूल टीचर्स की जो टोटल पॉपुलेशन है अगर वो 200 है, ठीक है, तो उसमें हम एक फार्मूला यूज़ करते हुए या उसका 10% या 20% हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 100 होगी, या 60 टीचर से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, या 70 टीचर से जो है हम डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो है इसका ये प्रोसीजर होता है सैम्पल साइज़ का। आई होप को इसमें भी आपको जो है फ़र्क जो है वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैम्पल साइज़। ओके, अच्छा है। और पॉपुलेशन आपको किस तरह से लेनी है, सैम्पल साइज़ आपको किस तरह से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आ जाता है जी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन से क्या मुराद है? आपके अगर स्टडी क्वालिटेटिव है तो फिर आप इंटरव्यू के थ्रू अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, या अगर किसी पोइम पे है तो उसका डिस्कोर्स एनालिसिस करेंगे, राइट। अगर आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव आ जाती है तो फिर आपने जो आपने उसमें टूल यूज़ करना है जी वो क्वेश्चनर आप यूज़ करेंगे। क्वेश्चनर क्या है? क्वेश्चनर इज़ अबाउट the set of statements that is used to measure the variables, यानी कि जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको आपने जो है उसके अकॉर्डिंगली आपने क्वेश्चनर अपना सेट करना है। और आप जो है अडॉप्टिव स्केल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लिए वो अप्रूवल लेना ज़रूरी होती है। लेकिन आपका ये फर्स्ट ड्राफ्ट है तो इसमें आप अपना इंस्ट्रूमेंट अगर साथ अटैच करेंगे तो वह ज़्यादा बेटर रहेगा, और ताकि जो है वो अप्रूवल डिस अप्रूवल जो है वो सुपरवाइज़र की तरफ से आपको मिल जाए। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपने टूल की अगर चेक करनी है क्वेश्चनर की तो वो इस तरह से करते हैं, आप पायलट टेस्टिंग करते हैं जी। पायलट टेस्टिंग में ये होता है कि आप 30-40 लोगों से डाटा कलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च की मैं बात कर रही हूँ। क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो है पायलट टेस्टिंग होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च में वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होती है। तो उसमें 30 या 40 लोगों से डाटा कलेक्ट करने के बाद हम उसको SPSS के थ्रू जो है उसकी पायलट टेस्टिंग करते हैं। जो हम क्वेश्चनर क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हम SPSS यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम उसको SPSS में एंटर करके ये देख लें, ये आपके पास SPSS शो हो रहा होगा, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए है। तो इसमें जो है इसमें जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया होता है वो हम जो है इसमें इसको एक्सपोर्ट करके एंटर करके तो उसमें हम जो है एनालाइज करते, यहाँ पे स्केल में जाके यहाँ पे हम रिलायबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिलायबिलिटी चेक करने का प्रोसीजर। उसके बाद आपने रेफरेंसेस देने हैं। लिटरेचर में अगर आपने कोई रेफरेंस यूज़ किया है, साइटेशन यूज़ की है, उसका आप रेफरेंस देंगे। बैकग्राउंड ऑफ स्टडी में अगर कोई आपने साइटेशन यूज़ किया है उसका आप रेफरेंस देंगे जहाँ जहाँ से आप डाटा लेंगे, और वो जो है वो APA के स्टाइल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अपनी फ़र्स्ट असाइनमेंट कोई भी स्टूडेंट स्किप ना करे। दूसरी बात ये है कि जब आप का फर्स्ट असाइनमेंट का रिजल्ट आए जो भी सुपरवाइज़र की तरफ से इंस्ट्रक्शंस हों उनको आप मस्ट फॉलो करें अगर आपने इस सब्जेक्ट को पास करना है। और कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडलिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे रिव्यू भी जो है यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट तो आप सिंपली जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप हैंडल करवाना चाह रहे हैं, सीरियस हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में, देन जो है मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड गुड लक ऑल ऑफ यू।